स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एस्पायरिंग इंजीनियर्स में। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपका आकांक्षा 40 का जो मॉडल पेपर आया है उसमें हम लोग देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, ठीक है, आपका आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल पेपर जारी हुआ है, उसका आज हम लोग फिजिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपको मिलेगा देखिए मॉडल पेपर में 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री और 40 मैथ्स का सवाल इसमें रहेगा, ठीक है। यानी टोटल आपको 120 प्रश्नों का उत्तर इसमें आपको देखना है। और आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन किसका देखेंगे, 40 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में है तो उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद आपको केमिस्ट्री का वीडियो यानी केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है इसी में है, उसके बाद मैथ का वो भी आपका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए ये मॉडल पेपर जारी हुआ है, आप झारखंड काउंसिल के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी तैयारी यहाँ से ज़बरदस्त होगी आकांक्षा 40 की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। सबसे पहला सवाल फिजिक्स में देखिए क्या दिया हुआ है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। आप सभी को जानकारी होगा कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र कौन सा होता है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, लीनियर यानी रेखीय, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका रेशियो ऑफ वोल्टेज, एक बंद परिपथ में वोल्टता और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है। वोल्टता और विद्युत धारा यानी V/I का क्या होता है आपका R होता है। R क्या है, R हमेशा क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर आपका तीसरा नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। कौन सा एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले देखिए पहला है जनित्र, सौर कोशिका, रियोस्टेट या बैटरी। तो देखिए सभी में से आपका ऊर्जा का स्रोत है, ये भी ऊर्जा का स्रोत है, ये भी है, ये भी है। रियोस्टेट नहीं है, यानी रियोस्टेट क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे चौथा नंबर सवाल में, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम को किस में जोड़ा गया, समानांतर में जोड़ा गया है, ठीक है। तो किस प्रकार से इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 यानी 1 बाय करके आप लगा देते हैं। तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 30, और ऊपर में जब जोड़िएगा तो देखिए 10 और 6 कितना आ गया, 31/30। तो 31/30 आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि 1/r का वैल्यू 31/30 है। यह आंसर क्या आ जाएगा आपका, r का आ जाएगा 30/31, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो 30/31 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका, करेक्ट कर लीजिएगा। चलेंगे पांचवा नंबर सवाल में, आपका शक्ति यानी पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा, तो वाट होता है। फिर उसी तरह रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगला सवाल देखते हैं हम लोग, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी एक चालक तार का प्रतिरोध कौन सा अनुपाती में होता है, ठीक है। देखिए क्या है, किसके उल्टे होता है, यानी किसके उल्टे वो फॉलो करता है। तो आपका सबसे पहले तो याद रखिए कि L/A आप लिखते हैं कि नहीं, तो A क्या है आपका एरिया है, यानी अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, यानी इन ए कनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज, यानी किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। किसमें निर्भर करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हिंदी में बोला जाए तो वस्तु की स्थिति पर, ठीक। फिर हम लोग आगे चलेंगे आपका 9वां नंबर सवाल में, देख लेते हैं। 9वां नंबर क्या है, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी आवर्धक कांचों की शक्ति को बताना है, किस प्रकार से निकालते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1+d/f, जिसमें d आपका क्या है 25 सेंटीमीटर यूज करते हैं और f क्या है उसका फोकल लेंथ यूज करते हैं। फिर इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है, सभी को पता होगा कहाँ पर तैयार होता है, तो रेटिना पर तैयार होता है। इसी तरह आपका केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा और भी क्वेश्चंस हमारे तरफ से आकांक्षा 40 के लिए तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी बच्चों का जो भी फॉर्म भर रहे हैं आकांक्षा 40 का बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस, यानी अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है, तो याद रखिए कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर खुरदरे सतह द्वारा परावर्तन कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी अनियमित परावर्तन। अगला सवाल है आपका क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी अपरिवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। देखिए दिशा तो चेंज होगा ही, क्योंकि ऐसे आता है फिर कभी इधर मुड़ जाएगा कभी इधर मुड़ जाएगा, तो दिशा तो चेंज होना है, चाल भी चेंज होगा। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में कोई एक चीज़ है जो आपका चेंज नहीं होगा, तो वेव लेंथ यानी तरंग दैर्घ्य भी चेंज होता है। चेंज कौन सा नहीं होता है, तो आवृत्ति यानी आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, तो इसका नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है क्या होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है आपका, ये सोचिए ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं, ये क्वेश्चन क्लास 12 के सिलेबस से हैं, यानी आपको हाई लेवल की तैयारी करके जानी होगी। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़िएगा, यानी कि आपको जो ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़िएगा तो आपको क्लास 12 का भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है माइक्रोस्कोप कहाँ आता है आपका क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है। 14 नंबर देखिए, 14 का क्या हो जाएगा 3, यानी स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, यानी छोटी फोकस दूरी। 14 हो गया। चलेंगे 15 नंबर सवाल में। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल प्रिज्म, यानी समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, कौन सा कोण होता है, तो 45 डिग्री, याद रखिए। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, लेंस के थ्रू जब पास होता है, यानी लेंस के थ्रू जब अपरिवर्तन होता है तो कहाँ पे आपका मिलता है, तो कहाँ पे मिलता है, सभी फोकस पे मिलते हैं, यानी ऑप्शन क्या है फोकल पॉइंट, यानी फोकस बिंदु द्वारा। आगे चलेंगे 17 नंबर सवाल देखिए। द पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ आपको बताना है। तो पावर ऑफ फोकल लेंस का आप देख लीजिए क्या होता है, 1 पावर बराबर क्या लिखते हैं आप 1/f लिखते हैं। तो f बराबर क्या लिखिएगा 1/p लिखिएगा, तो 1/2 लिखिएगा तो 0.5 आएगा। पर मीटर नहीं होगा, 0.5 मीटर होगा, यहाँ आपका ऑप्शन गलत दिया होगा। ठीक है। फिर आपका रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण तथा अपरिवर्तन कोण का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये आपका स्नेल्स लॉ कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है। फिर आपका आता है अगला सवाल देखिए। रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू, सनलाइट जो है कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है कि आपका रेनबो का निर्माण करता है, तो वो आप याद रखिए, ना ही फॉग से, क्लाउड से, नहीं मिस्ट से, यानी कुहासा से भी नहीं, कोहरा से भी नहीं, बादल से भी नहीं, लाखों वर्षा बिंदुओं से, यानी मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चले और वीडियो को दोस्तों में शेयर करते चले। एसआई यूनिट यानी अपरिवर्तनांक की एसआई इकाई क्या है, तो दोनों देखिए तो याद कर लीजिए, तो म्यू बराबर हम लोग क्या लिखते हैं c/v लिखते हैं, ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो दोनों का यूनिट क्या होगा कट जाएगा, तो नो यूनिट, कोई इकाई नहीं। ठीक है। चलेंगे अगला सवाल 21 नंबर देखिए। इन द गिवन डायग्राम, यानी प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अविलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपरिवर्तन कौन होगा। तो याद रखिए कि हम लोग जो एंगल निकालते हैं कि जो ऊपर से लाइन हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसी से हम लोग एंगल जोड़ते हैं।
जब यहाँ पे आपका यहीं से आ रहा है तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। और जब एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए हमेशा, तो क्या होगा आपका 0 डिग्री ही आएगा। पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए आपका उत्तल लेंस दिया गया है, उसका शक्ति आपको बताना है, जिसमें आपका फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर का। तो फॉर्मूला तो अभी हमने डिस्कस किया, तो 1/20 लिख लीजिए और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। क्या आ गया, 5। अब 5 आया। अब 5 है आपका कन्वेक्स, कन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। फिर आपका इसमें से आपने लाइट चैप्टर भी एग्जाम भी दिया होगा क्लास 10 के बच्चे, तो ये देखिए आपका लेंस के थ्रू किस प्रकार का आपका चित्र दर्शाया गया है 4 गो, उसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो याद रखिए पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप चलेंगे आगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करेंट इज 0, डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। यानी सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, जब एक तार में रॉड में हम लोग क्या करते हैं, वायर को लपेट देते हैं, यही सोलेनॉइड बन जाता है। और इसमें क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, लाइन देते हैं तो क्या होता है, ये होगा आपका, याद रखिए 24 का आंसर यहाँ पे आपका इस सेम एट द ऑल पॉइंट, यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत धारावाही आपका सभी चुंबकीय क्षेत्र में सभी जगह बराबर होता है। फिर है रेड लाइट, यानी ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों होता है। देखिए तो लाल प्रकाश का ज़्यादातर प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि कलर क्या होना चाहिए, क्या ये कलर ऑफ ब्लड इज रेड, यानी रक्त का रंग लाल है, प्राणी लाल रंग को पहचान सकते हैं, या लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, या लाल खतरा का संकेत है। तो याद रखिए रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, लाल रंग यूज करते हैं हम लोग, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी रेड लाइट डिस्पर्सेस लीस्ट। Mirage is an example of refraction light only, total internal reflection, reflection and total internal reflection, या dispersion of light। तो आपका मिरेज जो है आपका रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है। 27 नंबर सवाल देखेंगे। स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण क्या है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपरिवर्तन, ठीक है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपरिवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। आप इसका आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, यानी जैसे हमने सॉल्यूशन लिखा तो फिजिक्स का क्वेश्चन आप एक कॉपी ले लीजिए, वहाँ पे उत्तर को लिख लीजिए, एक जगह लिखिए, और उसको एग्जाम के टाइम में तो इसको याद करके जाना ही जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, ठीक है। जैसे 28 नंबर सवाल देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा चालू तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो ये चीज़ तो आप भी बता सकते हैं, तो आप देखिए, तो पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस प्रकार का इसका उत्तर हो सकता है, और ऐसे हम बता देते हैं इसका उत्तर आपको, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस, यानी दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। फिर आपका नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, यानी दर्पण से आप जितना भी दूरी में खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा, दर्पण का प्रकार क्या होना चाहिए। तो दर्पण का प्रकार आप याद रखिए, या तो आपका समतल होगा या अवतल होगा, ठीक है, यानी आपका प्लेन होगा या फिर कन्वेक्स होगा, ठीक है, समतल या अवतल, ठीक है। चलिए आगे। इन ए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड, कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, यानी एमीटर बोलते हैं, या स्प्लिट बोलते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ते हैं ना, तो कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, यही मेन कारण है, ठीक है।
फिर है आपका 31 यानी 31वां नंबर सवाल प्रोटॉन के बारे में दिया गया है। तो आपकी तैयारी कैसी रहनी चाहिए वो हम भी डिस्कस आगे करेंगे। आगे जब मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपको केमिस्ट्री का, मैथ का भी सॉल्यूशन अपलोड होगा। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे बढ़िया से तैयारी कर सकें। चलिए, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है, कौन सा चेंज हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो याद रखिए कि उसका चेंज क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, यानी वेग चेंज होता है। ठीक है, तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा, दिशा चेंज होगा तो वेग चेंज होगा, वेग चेंज होगा तो संवेग चेंज होगा। ठीक है, फिर है फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है। तो याद रखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन। ठीक है, तो ये आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, देखिए तो 32 का 3 नंबर टिक कर लीजिएगा। चलेंगे आगे, सवाल देखते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो सभी को पता होगा कि जनरेटर से हम लोग यूज करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो जनित्र। देखिए कुछ सवाल तो ऐसे आएंगे कि आपका समय उसमें नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा, लेकिन कुछ सवाल क्या रहेंगे, समय लेंगे। इसलिए आपको स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना है, यानी कि जो सवाल आपके जहन में है कि ये हम तुरंत कर सकते हैं, तो एग्जाम में जाइए और सबसे पहले उसी को टच कीजिए। ठीक है, चलिए। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के समय परिपथ में धारा कैसा हो जाता है, इंक्रीजेज हैवीली, भारी रूप से बढ़ जाता है, यानी क्या होता है, भारी रूप से बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आपका है पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया यानी मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, कौन सा लेंस पहनने का सलाह दिया जाता है। तो आपका मायोपिया में याद रखिए, मायोपिया में कौन सा लेंस का रहता है, आपका कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का आपको दिया जाता है। ठीक है, एडवाइस। ठीक है, फिर आपका रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस यानी 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधक में प्रभावित धारा 0.4 एम्पियर है। ठीक है, तो बैटरी द्वारा कुल शक्ति क्या होगी, शक्ति निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि V × I होता है। तो V यहाँ 5 है, तो 5 गुना 0.4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 वाट। सभी को पता है कि शक्ति का आपका क्या होता है, यूनिट 2 वाट हो जाएगा। ठीक है, आंसर वाट होता है। फिर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, यानी कि आपका जब तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या होगा, प्रतिरोध आपका बढ़ता है। याद रखिए क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिएगा। एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर्स लॉन्ग वायर्स यानी छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में आपका रेजिस्टेंस यानी आपका प्रतिरोध किस प्रकार का होगा। तो आप जब रिलेशन निकालिएगा तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी मोर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपका 38 का 1 आप टिक कर लीजिएगा, यानी अधिक प्रतिरोध। फिर करंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर, एसी जनरेटर द्वारा करंट जब प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे, फिक्स्ड करंट बोलेंगे, नेगेटिव करंट बोलेंगे या डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट। एसी का फुल फॉर्म ही होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ग्राफ कैसा होता है, याद रखिए इस प्रकार का ग्राफ इसमें हम लोग तैयार करते हैं। ठीक, और 40वां नंबर सवाल। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और केमिस्ट्री का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा, और भी इसी मॉडल पेपर के आधारित क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और बताया जाएगा कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है।
आपको फुल तैयारी यहाँ आकांक्षा 40 की कराई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आखिरी सवाल क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू अर्थ वायर बिकॉज इट हैज़, यानी भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ हमने 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद जो है अगला क्लास में आपको 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का होगा उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। 40 मैथ का है तो वो भी एक वीडियो बना कर दे दिया जाएगा। तो एक वीडियो में सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी सोचिएगा कि एक वीडियो में हम लोग कितना लंबा पढ़ाई करें। तो कम से कम मतलब एक वीडियो, छोटा वीडियो है, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम लोग इसको तैयार किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।